अब तक के हमने सिस्टम के स्टेबिलिटी के एनालिसिस किए RH क्राइटेरिया के हेल्प से, रूट लोकस के हेल्प से, बोर्डे प्लॉट के हेल्प से और नाइक्विस्ट प्लॉट के हेल्प से। RH क्राइटेरिया और जो रूट लोकस था वो था टाइम डोमेन में, और जो बोर्डे प्लॉट और जो पोलर प्लॉट था वो था फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सिमिलरली जो नाइक्विस्ट प्लॉट होता है वो मिरर इमेज होता है पोलर प्लॉट का। तो जो नाइक्विस्ट प्लॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट प्लॉट समझने के लिए हमें सबसे पहला समझना होगा मैपिंग का मतलब क्या होता है, इनसर्कलमेंट का मतलब क्या होता है, एनक्लोजमेंट का मतलब क्या होता है और कंटूर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैपिंग प्रिंसिपल के ऊपर पूरा का पूरा जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनसर्कलमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस हमने ड्रॉ किया सर्कल। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दिस पॉइंट इज़ अंडर एनसर्कलमेंट। तो ये जो पॉइंट है वो एनसर्कलमेंट में। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक पोल, और ये जो पोल है वो एक क्लोज सर्कल के अंदर ये पोल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पोल होगा वो एनसर्कलमेंट के अंडर में। दिस पोल इज़ अंडर एनसर्कलमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पोल है क्या ये एनसर्कलमेंट में है क्या, ये पोल एनसर्कलमेंट में नहीं है। दिस पोल इज़ नॉट अंडर एनसर्कलमेंट, दिस पोल इज़ नॉट अंडर एनसर्कलमेंट। और ये वाला जो पोल है वो एनसर्कलमेंट में, दिस पोल इज़ अंडर एनसर्कलमेंट। तो एनसर्कलमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पोल या फिर कोई भी ज़ीरो एक क्लोज पाथ में होते या फिर एक क्लोज सर्कल में होते तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनसर्कलमेंट। सिमिलरली हमें समझना होगा एनक्लोजमेंट का मतलब क्या हो। जो एनक्लोजमेंट होता है वो डायरेक्शनल डिपेंडेंट होता है। एनक्लोजमेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर कंसिडर किया पोल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सर्कल, और ये जो सर्कल का जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कल का जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुछ इस तरीके से सर्कल का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, डोंट कंसिडर दिस एरो। सर्कल का जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पर ये पोल है। अगर हम लोग ये सर्कल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, या फिर अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग रोटेट करते हैं, तो हमारा जो राइट हैंड साइड होगा वो ये पोल के तरफ होगा। हैंस दिस पोल इज़ अंडर एनक्लोजमेंट। और अगर हम लोग देखें ये वाला जो पोल है वो बाहर के तरफ है, और अगर हम लोग 360 डिग्री अगर हम लोग घूमते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में ये वाला जो पोल होगा वो बाहर की तरफ होगा। ये वाला जो पोल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमें इंडिकेट करेगा ये वाला पोल। हैंस दिस पोल इज़ नॉट अंडर एनक्लोजमेंट। तो ये जो पोल होगा वो एनक्लोजमेंट के अंडर में नहीं होगा। तो एनक्लोजमेंट का मतलब क्या होता है, एनक्लोजमेंट में हम लोग सर्कल कंसिडर करते हैं, और वो सर्कल के हम लोग डायरेक्शन में घूमते हैं, और जहाँ पे भी हमारा राइट हैंड साइड आता है, और वो राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में अगर कोई पोल होता है तो या फिर ज़ीरो होता है, तो वो जो पोल या फिर जो ज़ीरो होगा वो होगा एनक्लोजमेंट में। तो यहाँ पर ये वाला जो पोल होगा वो एनक्लोजमेंट में होगा। दिस पोल इज़ अंडर एनक्लोजमेंट। और यहाँ पर ये वाला जो पोल है वो एनक्लोजमेंट के अंडर में नहीं है। दिस पोल इज़ नॉट अंडर एनक्लोजमेंट। सिमिलरली मैपिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मैपिंग प्रिंसिपल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एस प्लेन, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ओरिजिन पोल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया -1 पर हमने कंसीडर किया पोल। तो अगर हम लोग ये पूरे प्लॉट को अगर हम लोग मैप करें, यहाँ पर जो प्लेन है वो है एस प्लेन, और यहाँ पर हमने एक दूसरी प्लेन कंसीडर किया जो कि पी एस प्लेन, और ये बराबर में S+3 के। तो यहाँ पर ये एस प्लेन में ये पोल लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये जो एस प्लेन के जो पोल है अगर इसको हम लोग प्लॉट करें पी एस प्लेन में, तो ये जो पोल हो गए वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। या फिर बोल सकते हैं जो एस प्लेन के जो पोल है अगर इसको हम लोग मैप करें ये वाले प्लेन में, तो जो पोल हो गए वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। और यही प्रिंसिपल को हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैपिंग प्रिंसिपल बोल सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पोल है वो यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो प्लेन है पी ऑफ एस ये बराबर में S+3 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक जो पोल है वो 0 पे और एक जो पोल है वो है -1 पर। तो एस के जगह हम लोग पुट करेंगे एक बार -1, एक बार पुट करेंगे 0, तो हमें मिल जाएगा -1 + 3, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 + 3 हमें मिल जाएगा +2 + 3। तो +2 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, +3 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं बेसिकली मैपिंग प्रिंसिपल। एक प्लेन में जो प्लॉट होता है उसको हम लोग दूसरे प्लेन में मैप करते हैं, और जो प्रिंसिपल होता है वो होता है मैपिंग प्रिंसिपल। सिमिलरली कंटूर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक पर्टिकुलर पोल, और ये पोल के अक्रॉस हमने ड्रॉ किया क्लोज्ड सरफेस, या फिर क्लोज्ड
हमने बाउंड्री कंसीडर किया ये पोल के अक्रॉस, तो ये जो क्लोज जो हमने जो बाउंड्री अगर हमने कंसीडर किया है, आई मीन ये जो क्लोज बाउंड्री हमने जो कंसीडर किया है, जिसको हम लोग क्लोज रीजन भी बोल सकते हैं, तो जो क्लोज जो बाउंड्री होती है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंटूर। कंटूर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सिमिलरली मैपिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मैपिंग प्रिंसिपल इज़ बेस्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको काउचीज प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें ये बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही पोल्स, ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। काउची प्रिंसिपल हमें बोलता है, आई मीन प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही पोल्स एंड जेड जीरोस आर एनक्लोज्ड बाय द रैंडम सिलेक्टेड क्लोज पाथ। मतलब ये जो कंटूर हमने जो कंसिडर किया है इसको हम लोग क्लोज पाथ भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये जो रैंडम सिलेक्टेड क्लोज पाथ की जो बात हो रही है वो ये कंटूर ही है। ही पोल्स एंड जेड जीरोस आर एनक्लोज्ड बाय द रैंडम सिलेक्टेड क्लोज पाथ इन एस प्लेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोल है ये कंटूर से एनक्लोज्ड है, और यहाँ पर हम लोग जो प्लेन जो कंसिडर कर रहे हैं वो है एस प्लेन। तो पोल्स और जीरोस अगर एनक्लोज्ड होते हैं, ही पोल्स एंड जीरोस आर एनक्लोज्ड बाय द रैंडम सिलेक्टेड क्लोज पाथ इन एस प्लेन, then the corresponding GS plane be encircle the origin by P minus Z times। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एस प्लेन, और एस प्लेन में हमने यहाँ पर कंसिडर किया पोल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया जीरो, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्लोज्ड रीजन, और या फिर बोल सकते हैं क्लोज्ड कर्व जो कि है कंटूर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एस प्लेन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया जी एस प्लेन, जी एच ऑफ एस प्लेन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, और ये ओरिजिन के अक्रॉस हमने ड्रॉ किया सर्कल, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो ओरिजिन है वो एन सर्कलमेंट में। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिन का जो इनसर्कलमेंट होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होता है, वो हमें ये बोलता है कि जो ओरिजिन का जो इनसर्कलमेंट होगा वो डिपेंड करेगा ये पोल के ऊपर और जीरोज़ के ऊपर, जो कि ये कंटूर में क्लोज्ड है, या फिर बोल सकते हैं कंटूर में एनक्लोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल एज्यूम किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एस प्लेन, एस प्लेन में हमने यहाँ पर कंसीडर किया दो पोल, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया जीरो, और यहाँ पर ये है कंटूर। तो ये जो ओरिजिन का जो इनसर्कलमेंट होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर और जीरोज़ के ऊपर, नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर और जीरोज़ के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ पोल्स है वो है 2 और जो जीरो है वो 1। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने कंसीडर किया है कंटूर, और कंटूर में एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में ओरिजिन का इनसर्कलमेंट होगा क्या? उस केस में ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कंटूर में अगर ज़ीरो अगर होता है, कंटूर में अगर ज़ीरो होता है और पोल अगर नहीं होता है, तो उस केस में जो ओरिजिन होगा उसका इनसर्कलमेंट नहीं होगा। इनसर्कलमेंट कोई और दूसरे रीजन का होगा। जो इनसर्कलमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा। इनसर्कलमेंट ऐसा भी हो सकता है, इनसर्कलमेंट ऐसा भी हो सकता है, मगर ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं होगा। ओरिजिन का जो इनसर्कलमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा पोल्स के ऊपर। अगर कंटूर में अगर पोल एनक्लोज्ड होता है तो उस केस में जो ओरिजिन होगा उसका इनसर्कलमेंट होगा। तो जो इनसर्कलमेंट के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है n इज इक्वल टू पी माइनस जेड। यहाँ पर ये जो n होता है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट। यहाँ पर ये जो n होता है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसीडर किया एनसर्कलमेंट को समझने के लिए। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंटूर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसीडर किया कंटूर। कंटूर में यहाँ पर 2 पोल एनक्लोज्ड है, तो जो ओरिजिन का जो इनसर्कलमेंट होगा वो 2 बार होगा। यहाँ पर एक बार ओरिजिन का इनसर्कलमेंट हो रहा है, ओरिजिन का एक इनसर्कलमेंट एक बार यहाँ हो रहा है, ओरिजिन का एक इनसर्कलमेंट एक बार यहाँ पर हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 बार ओरिजिन का इनसर्कलमेंट हो रहा है। सिमिलरली मान लेते हैं कंटूर में 3 पोल्स एनक्लोज्ड है। 3 पोल अगर कंटूर में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में ओरिजिन का इनसर्कलमेंट होगा वो भी 3 बार। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिन है उसका इनसर्कलमेंट होगा वो भी 3 बार। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक बार इनसर्कलमेंट, यहाँ पर हमने दूसरी बार इनसर्कलमेंट कंसीडर किया कर्सर की टिप। सिमिलरली यहाँ पर हमने तीसरी बार कंसीडर किया इनसर्कलमेंट, यहाँ पर हमने 3rd टाइम कंसीडर किया इनसर्कलमेंट। सिमिलरली अगर ना ही जीरो है ना ही पोल है, कंटूर के अंदर ना ही जीरो है ना ही पोल है, तो उस केस में क्या इनसर्कलमेंट होने वाला है क्या? उस केस में इनसर्कलमेंट होगा मगर ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं होगा। ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं होगा, इनसर्कलमेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो ये इनसर्कलमेंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहला नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के बारे में, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें क्या बोलता है?
जो ओरिजिन का जो इनसर्कलमेंट होगा वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। सिंपल वर्ड में मैं आपको बोलूँ तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें ये बोलता है, अगर आपको एक्सटर्नल अगर वाइवा में पूछता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में, तो आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से जो ओरिजिन का जो एनसर्कलमेंट होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर और जीरोज़ के ऊपर, जो कि एनक्लोज्ड होगा क्लोज कंटूर में एस प्लेन के LHS में। अगर वो आपको एग्जाम्पल पूछता है या फिर अगर आपको डिटेल में पूछता है तो आप वो एग्जाम्पल कंसिडर करना। कंटूर में अगर 2 पोल्स एनक्लोज्ड होते हैं तो उस केस में ओरिजिन का एनसर्कलमेंट होगा 2 बार। 3 पोल अगर एनक्लोज्ड होते हैं कंटूर में LHS में एस प्लेन के, तो उस केस में ओरिजिन का एनसर्कलमेंट होगा वो भी 3 बार। तो यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले अगर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें या फिर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया होता क्या एक्चुअली, तो यहाँ पर जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया होता है वो कुछ नहीं होता है, मिरर इमेज होता है। किसका मिरर इमेज होता है? पोलर प्लॉट का मिरर इमेज होता है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया GH(s) = 1 डिवाइडेड बाय S × S+1। अगर इसका हम लोग पोलर प्लॉट बनाना चाहे, यहाँ पर ये ओरिजिन पोल है, ओरिजिन पोल के लिए हमें पता है जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन पोल कंसिडर किया है, तो इसका अगर हम लोग पोलर प्लॉट बनाए तो जो पोलर प्लॉट हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये कर्सर की टिप, जो पोलर प्लॉट हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली अगर इसकी हम लोग मिरर इमेज बनाए तो जो मिरर इमेज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मिरर इमेज हमें जो मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमें जो मिरर इमेज जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। और यहाँ पर ये जो कंप्लीट जो प्लॉट है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट। तो जो नाइक्विस्ट प्लॉट होता है वो क्या होता है? नाइक्विस्ट प्लॉट इज़ अ मिरर इमेज, नाइक्विस्ट प्लॉट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट, बट नाइक्विस्ट प्लॉट एनालिसिस इज़ राइट प्लेन एनालिसिस। बात करेंगे इसके बारे में। अब तक कि हमने ये डिस्कस किया कि जो नाइक्विस्ट प्लॉट होता है वो मिरर इमेज होता है पोलर प्लॉट की, मगर जो नाइक्विस्ट प्लॉट एनालिसिस होती है वो राइट प्लेन एनालिसिस होती है। राइट प्लेन एनालिसिस होती है मतलब क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ये है इमेजिनरी एक्सिस और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रियल एक्सिस। यहाँ पर हमने एक्सिस कंसिडर किया, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस आप मत कंसिडर करो, सिंपली यहाँ पर हमने एक्सिस कंसिडर किया है। यहाँ पर एक पर्सन है जो कि है नाइक्विस्ट और यहाँ पर 3 पर्सन है जो कि बोडे और यहाँ पर एक पर्सन रूट लोकस, यहाँ पर एक पर्सन RH क्राइटेरिया RH। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बोडे पर्सन और जो रूट लोकस बोल के जो पर्सन और जो RH क्राइटेरिया बोल के जो पर्सन है, ये तीनों जो पर्सन है वो LHS में देखेंगे एस प्लेन के और बताएंगे सिस्टम की स्टेबिलिटी के एनालिसिस के बारे में। आई मीन सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। मगर नाइक्विस्ट ये एक ऐसा पर्सन है जो कि एस प्लेन के RHS में देखेंगे और बताएंगा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर मार्जिनल स्टेबल है। तो यहाँ पर ये जो तीनों जो पर्सन है बोडे, रूट लोकस, RH क्राइटेरिया, RH, ये तीनों जो पर्सन है वो LHS में देख रहे हैं और बता रहे हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर रहे हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस कर रही है। ये तीनों पर्सन LHS के रेस्पेक्ट में, मगर ये जो नाइक्विस्ट है सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस कर रहा है RHS के रेस्पेक्ट में। ये जो एस प्लेन है उसके RHS के रेस्पेक्ट में, उसके राइट प्लेन के रेस्पेक्ट में ये जो नाइक्विस्ट है वो स्टेबिलिटी की एनालिसिस हमें करके देगा। ये नाइक्विस्ट हमें बताएगा, नाइक्विस्ट प्लॉट हमें बताएगा कि RHS में पोल एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, कितने पोल एग्जिस्ट करेंगे, कितने पोल नहीं एग्जिस्ट करेंगे। हैंस ये जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया होता है वो हमें सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नाइक्विस्ट प्लॉट एनालिसिस होती है वो होती है राइट प्लेन एनालिसिस। अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंस नाइक्विस्ट प्लॉट के सिग्निफिकेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट टू ड्रॉ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पोलर प्लॉट में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे थे वो वेरी कर रही थी 0 से इन्फिनिटी के बीच में, मगर नाइक्विस्ट प्लॉट में हम लोग कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंसिडर करेंगे। कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब -इन्फिनिटी से 0, 0 से +इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो जो ओमेगा होगा वो वेरी करेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक नाइक्विस्ट प्लॉट में। या फिर हम लोग बोल सकते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज कंसिडर करेंगे वो होगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। हैंस जो नाइक्विस्ट प्लॉट होता है वो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वेरी करेगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर हम लोग बाकी के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट प्लेन। राइट प्लेन में हम लोग क्लोज लूप पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने क्लोज लूप पोल्स एग्जिस्ट करेंगे राइट प्लेन में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के हेल्प से। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें थर्ड पॉइंट, रेंज ऑफ के कैन बी फाइंड फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी।
के की जो रेंज होगी उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोज लूप स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि हमने किया था रूट लोकस में। जो के की जो रेंज थी उसको हमने फाइंड आउट किया था। सिमिलरली जो के की जो रेंज है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोज लूप स्टेबिलिटी के लिए। नाइक्विस्ट प्लॉट गिव्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला, जो नाइक्विस्ट प्लॉट होता है वो हमें सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, जो कि हमें RH क्राइटेरिया बताता है, सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं, हाँ या ना। सिस्टम अनस्टेबल रहेगा या नहीं, हाँ या ना। हाँ या ना में जो जवाब होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, जो कि हमें RH क्राइटेरिया देता है। मगर रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं, और सिस्टम स्टेबल रह रहा है तो कितना स्टेबल रहेगा। सिस्टम अगर अनस्टेबल रह रहा है तो सिस्टम कितना अनस्टेबल रहेगा। सिस्टम मार्जिनल स्टेबल रह रहा है तो कितना सिस्टम मार्जिनल स्टेबल रहेगा। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनसर्कलमेंट के बारे में। इनसर्कलमेंट के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है n, और वो बराबर में होता है p माइनस जेड के। अगर नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों अगर बराबर में होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ओरिजिन का जो इनसर्कलमेंट होता है वो डिपेंड करता है पोल्स और जीरोस के ऊपर। तो जो इनसर्कलमेंट होगा वो बराबर में होगा पोल्स और जीरोस के ऊपर। जो इनसर्कलमेंट होगा बराबर में होगा p माइनस जेड के। अभी होता क्या है, अगर नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों बराबर में हो जाते तो उस केस में जो इनसर्कलमेंट होगा ओरिजिन का वो नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों बराबर में होते तो उस केस में ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं होगा, कोई और रीजन का इनसर्कलमेंट होगा, मगर ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है इनसर्कलमेंट के बारे में, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एस प्लेन, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 2 पोल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया कंटूर। तो ये कंटूर में 2 पोल है और यहाँ पर एक 0 है। तो अगर हम लोग इनसर्कलमेंट कंसिडर करें तो टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ 0, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोल है वो है 2 और जो 0 है वो 1, तो जो n है वो है 1। तो जो n की जो वैल्यू है वो है 1, और यहाँ पर जो ओरिजिन है उसका इनसर्कलमेंट होगा। तो ओरिजिन का जो इनसर्कलमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये एस प्लेन है, और जब हम लोग मैपिंग करेंगे वो होगी GS प्लेन, या फिर बोल सकते हैं GH ऑफ S प्लेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग इनसर्कलमेंट कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कंप्लीट सर्कल बनाना है। इनसर्कलमेंट कैसा भी हो सकता है, कोई भी रैंडम शेप का हो सकता है, मगर पूरी तरीके से क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। इफ पोल्स आर इन कंटूर देन द डायरेक्शन, अभी हम लोग बात करते हैं इनसर्कलमेंट के डायरेक्शन के बारे में। इफ पोल्स आर एनक्लोज्ड इन कंटूर देन द डायरेक्शन ऑफ इनसर्कलमेंट विल बी अपोजिट। डोंट कंसिडर दिस टर्म विल मैपिंग, एक्चुअली यहाँ पर इम्प्रॉपर लिखा हुआ है विल मैपिंग, यहाँ पर ये नहीं होगा। If poles are enclosed in contour, then the direction of encirclement will be opposite as that of contour direction. अगर पोल्स अगर कंटूर में अगर एनक्लोज होते, अगर पोल्स अगर कंटूर में एनक्लोज होते, तो उस केस में जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा एज डेट ऑफ कंटूर डायरेक्शन। स्टेटमेंट से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एस प्लेन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पोल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्लोज कंटूर। यहाँ पर ये प्लेन होगा, ये प्लांट नहीं होगा। एक्चुअली वो जो लिखने वाला है उसने गलती कर दिया। यहाँ पर ये एस प्लेन होगा। तो यहाँ पर ये पोल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है क्लोज कंटूर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंटूर का जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंटूर का यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है कि जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पोल कंटूर में एनक्लोज्ड है, तो इनसर्कलमेंट होगा क्या ओरिजिन का, तो ऑब्वियसली ओरिजिन का इनसर्कलमेंट होने वाला है। तो ओरिजिन का कुछ इस तरीके से इनसर्कलमेंट हुआ, मगर जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जो कंटूर का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज, हैंस जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉक। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है कंटूर, और ये कंटूर में एनक्लोज्ड है 0, और ये कंटूर का जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहला जो इनसर्कलमेंट होगा वो ओरिजिन का तो नहीं होगा, यहाँ पर हमने जस्ट एज एन एग्जाम्पल कंसिडर किया है। तो जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगा जो कि कंटूर का डायरेक्शन है। कंटूर का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं होगा। अगर पोल होगा तो उसी केस में ओरिजिन का इंसर्कलमेंट होगा। यहाँ पर हमने जस्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है। तब तक कि हमने ये डिस्कस किया, अगर पोल होता है कंटूर में तो उस केस में ओरिजिन का इंसर्कलमेंट होगा और जो इंसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा कंटूर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर कंटूर में अगर 0 होता है तो उस केस में इंसर्कलमेंट होगा मगर ओरिजिन का नहीं होगा, और जो इंसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो बराबर में होगा कंटूर के डायरेक्शन के।
इफ़ पोल्स आर नॉट एनक्लोज, डैट इज़ इफ़ जीरोज आर एनक्लोज्ड इन अ कंटूर, अगर जीरोज अगर एनक्लोज होता है कंटूर में, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है आप इसको इग्नोर करो, एक्चुअली लिखने वाले ने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किया है। इफ़ जीरोज आर एनक्लोज इन कंटूर, अगर जीरोज अगर एनक्लोज होता है कंटूर में, देन देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन, जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा मैपिंग के टाइम इन GH प्लेन। तो स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है, अगर जीरोज अगर एनक्लोज्ड है कंटूर में तो उस केस में इनसर्कलमेंट का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा मैपिंग के टाइम। और मैपिंग हम लोग कहाँ पर करते हैं, एस प्लेन में करते हैं, GH प्लेन में करते हैं, हम लोग GH प्लेन में करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ साइन कन्वेंशन कंसिडर करनी होगी। जो इनसर्कलमेंट है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, अगर इनसर्कलमेंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, और इनसर्कलमेंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज में होता है तो उस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे नेगेटिव साइन कन्वेंशन। यहाँ पर अभी हमें कुछ रिलेशंस के बारे में बात करनी होगी। यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है नाइक्विस्ट प्लॉट में, n इज इक्वल टू P प्लस माइनस Z प्लस। ये जो P प्लस होता है वो हमें इंडिकेट करता है ओपन लूप पोल्स, और जो Z प्लस होता है वो हमें इंडिकेट करता है क्लोज लूप पोल्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ओपन लूप पोल्स और जो क्लोज लूप पोल्स है, अगर जैसे कि मैंने बोला जो Z प्लस होता है वो हमें इंडिकेट करता है क्लोज लूप पोल्स, और जो P प्लस होता है वो हमें इंडिकेट करता है ओपन लूप पोल्स। तो ये जो ओपन लूप पोल्स और जो क्लोज लूप पोल्स है इसको समझने के लिए हमें कुछ रिलेशंस कंसीडर करने होंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो होता है G ऑफ S इंटू H ऑफ S, और ये बराबर में होगा K इंटू N ऑफ S डिवाइडेड बाई D ऑफ S। यहाँ पर ये N ऑफ S क्या है, ये N ऑफ S है ज़ीरोज़, किसके ज़ीरोज़, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के ज़ीरोज़। सिमिलरली ये D ऑफ S क्या है, जो D ऑफ S है वो है पोल्स, किसके पोल्स, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल्स। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो होगा G ऑफ S डिवाइडेड बाय 1 प्लस K इंटू N ऑफ S डिवाइडेड बाय G ऑफ S। G ऑफ S को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, G ऑफ S को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा D ऑफ S इंटू G ऑफ S डिवाइडेड बाय G ऑफ S प्लस K इंटू N ऑफ S। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है वो है 0 किसका, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो है पोल किसका, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। यहाँ पर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कंसीडर करें तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें इंडिकेट करता है पोल, न्यूमरेटर हमें इंडिकेट करता है 0। तो न्यूमरेटर होगा 0, किसका 0 होगा, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का 0 होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा पोल, किसका पोल होगा, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का पोल होगा। अगर हम लोग देखें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो होता है 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस GH ऑफ S इज इक्वल टू 0। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की, या फिर बोल सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम की। हमने RH क्राइटेरिया में डिस्कस किया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है कितना इंपॉर्टेंट टूल होता है अगर हमें क्लोज लूप सिस्टम की RH क्राइटेरिया कंसिडर करें, रूट लोकस कंसिडर करें, अगर हमें कोई भी क्लोज लूप सिस्टम की या फिर कोई भी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की अगर हमें स्टेबिलिटी डिफाइन करना है या फिर स्टेबिलिटी को कंसिडर करना है या फिर स्टेबिलिटी के बारे में समझना है तो आपको एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो टूल होता है या फिर बोल सकते हैं एक बेस पॉइंट होता है वो आपको चाहिए होगा, और वो जो बेस पॉइंट होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है तो उस केस में जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा या फिर जो क्लोज लूप सिस्टम होगा उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है 1 प्लस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये है 1 प्लस GH ऑफ S इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें G ऑफ S इंटू H ऑफ S ये किसके बराबर में, ये बराबर में K इंटू N ऑफ S डिवाइडेड बाई D ऑफ S। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये टर्म के जगह हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म है GH ऑफ S इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे K इंटू N ऑफ S डिवाइडेड बाई D ऑफ S। तो हमें मिल जाएगा K इंटू N ऑफ S डिवाइडेड बाई D ऑफ S। यहाँ पर ये जो D ऑफ S होगा उसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा D ऑफ S प्लस K इंटू N ऑफ S, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा D ऑफ S। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो रिलेशन है D ऑफ S प्लस K इंटू N ऑफ S डिवाइडेड बाई D ऑफ S, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये वाला रिलेशन हमें मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो D ऑफ S होगा वो होगा पोल, किसका पोल होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल होगा, पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एट द सेम टाइम ये जो D ऑफ S होगा वो होगा पोल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, जो D ऑफ S होगा वो होगा पोल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ये जो D ऑफ S होगा एट द सेम टाइम वो होगा क्या होगा, वो होगा पोल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन।
तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो पोल होता है वो होता है पोल, किसका पोल होता है? ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। तो जो पोल होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो बराबर में होता है पोल के, किसके पोल के? ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल के, इन RH प्लेन। पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इन RH प्लेन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग किस तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें D(s) प्लस k इंटू N(s), ये है क्या? ये है ज़ीरो, किसका ज़ीरो? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ज़ीरो। एट द सेम टाइम D(s) प्लस k इंटू N(s), ये है क्या? पोल से, किसके पोल से? क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल से। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ज़ीरो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो है पोल, किसका? क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। ज़ीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इन RH प्लेन। जो ज़ीरो होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो पोल होगा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का RH प्लेन में। तो इसको हम लोग कैसा मेमोराइज़ करें? यहाँ पर हमने कंसिडर किया P, यहाँ पर हमने कंसिडर किया P, यहाँ पर कंसिडर किया P, यहाँ पर हमने कंसिडर किया P, यहाँ पर हमने Z कंसिडर किया, यहाँ पर हमने 3 बार P कंसिडर किया, 1 बार P यहाँ पर, 1 बार P यहाँ पर, 1 बार P यहाँ पर और यहाँ पर Z। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग देखें C पहला आता है और O बाद में आता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया CE, यहाँ पर OLTF, यहाँ पर हमने कंसिडर किया CE, यहाँ पर PP सेम है तो कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए, तो OLTF के बदले हमने यहाँ पर कंसिडर किया है CLTF। ये मेरा तरीका ये चीज़ को मेमोराइज़ करने का, आपका कुछ और होगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये रिलेशन के हेल्प से हम लोग इजीली बोल सकते हैं क्लोज लूप जो पोल होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो बराबर में होगा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल्स के, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो ज़ीरो होगा वो बराबर में होगा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल्स के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वाला रिलेशन n इज इक्वल टू P प्लस माइनस Z प्लस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो n होता है वो हमें इंडिकेट करता है इनसर्कलमेंट ऑफ -1 प्लस J0। अभी ये -1 प्लस J0 होता क्या है? हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस G(s) इंटू H(s) ये बराबर में होता है 0 के। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस G(h(s) इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो 1 है अगर इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज दे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया -1। ये जो +1 है इसको अगर हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज दे तो हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया -1 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया J इंटू 0। तो यही होता है -1 प्लस J0। तो ये जो n होता है वो होता है इनसर्कलमेंट ऑफ -1 प्लस J0 का। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो P प्लस होता है, ये P प्लस क्या होता है? ये P प्लस होता है पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन RH प्लेन। जो P प्लस होता है वो होता है पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन RH प्लेन। हमने डिस्कस किया है जो पोल्स होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का RH प्लेन में वो बराबर में होता है पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इन RH प्लेन, जिसको हम लोग ओपन लूप पोल्स भी बोल सकते हैं। तो जो पोल्स होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का RH प्लेन में वो बराबर में होता है ओपन लूप पोल्स के। सिमिलरली अगर हम लोग देखें Z प्लस हमें क्या इंडिकेट करता है? Z प्लस हमें इंडिकेट करता है जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन RH प्लेन। Z प्लस हमें इंडिकेट करता है जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन RH प्लेन, जो कि होता है पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इन RH प्लेन। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो ज़ीरो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का पोल होता है। तो जो पोल होता है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का वो ज़ीरो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का RH प्लेन में। ये जो पोल होता है इसको हम लोग क्लोज लूप पोल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो P प्लस और जो Z प्लस है इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये P प्लस को हम लोग बोल सकते हैं ओपन लूप पोल्स, और यहाँ पर ये जो Z प्लस है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज लूप पोल्स। तो यहाँ पर ये जो P प्लस है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप पोल्स, और जो Z प्लस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप पोल्स। तो अभी इसको हम लोग कैसा मेमोराइज़ करें? इसको मेमोराइज़ करने के लिए क्या करें? अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग देखें जो O होता है वो पहले आता है और जो P होता है वो बाद में आता है। तो जो O होता है वो पहले आता है और जो P होता है वो बाद में आता है। ये कुछ मेरी ट्रिक है जो कि मैं यूज़ करता हूँ मेरे लिए ये सब कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ करने के लिए। आपको अगर सही लग रहा है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज रेस्ट इज डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो P प्लस होगा वो हमें क्या इंडिकेट करेगा? ओपन लूप पोल्स। तो यहाँ पर P के साथ क्या एसोसिएटेड होगा? O के साथ P एसोसिएटेड है अल्फ़ाबेटिकली OP, तो P के साथ एसोसिएटेड होगा O। तो P प्लस इसका मतलब ओपन लूप पोल्स, Z प्लस इसका मतलब क्लोज लूप पोल्स। तो अगर हम लोग देखें इफ़ सिस्टम इज स्टेबल देन क्लोज लूप पोल्स विल बी ज़ीरो इन RHS। सही बात है, अगर सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो जो क्लोज लूप पोल्स होंगे
RHS में वो ज़ीरो होना चाहिए। हमने डिस्कस किया अगर पोल्स अगर RHS में चले जाते तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर हमें सिस्टम को अगर स्टेबल बनाना है तो जो क्लोज लूप पोल्स हो गए RHS में वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Z प्लस होगा वो होगा ज़ीरो, तो Z प्लस ज़ीरो होगा तो जो इनसर्कलमेंट होगा वो बराबर में होगा P प्लस के लिए। फॉर स्टेबल सिस्टम इनसर्कलमेंट ऑलवेज इक्वल टू P प्लस। स्टेबल सिस्टम के लिए जो इनसर्कलमेंट होता है वो हमेशा बराबर में होता है ओपन लूप पोल्स के, या फिर बोल सकते हैं P प्लस के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल सिस्टम के लिए जो Z प्लस होता है, स्टेबल सिस्टम के लिए जो Z प्लस होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है। ये न्यूमेरिकल्स में ये MCQs में बहुत बार पूछा गया है। स्टेबल सिस्टम के लिए जो Z प्लस होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है, या फिर ज़ीरो के बराबर में नहीं होता है, ज़ीरो से कम होता है, ज़ीरो से ज़्यादा होता है। तो जो Z प्लस होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है। हेलो एवरीवन, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया नाइक्विस्ट प्लॉट का। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एस प्लेन। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक पोल जो कि -2 पर है, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया -1, यहाँ पर हमने कंसीडर किया -4। ये जो पोल है वो एक कंटूर में एनक्लोज्ड है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया +J, यहाँ पर हमने कंसीडर किया -J। ये जो पोल है वो कंटूर में एनक्लोज्ड है। तो पोल अगर कंटूर में एनक्लोज्ड होता है तो उस केस में क्या होगा, किसका इनसर्कलमेंट होगा, ओरिजिन का इनसर्कलमेंट होगा, और जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो जो कंटूर का जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, तो जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दिए गए, ये पॉइंट है पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉइंट सी, यहाँ पर ये पॉइंट डी, यहाँ पर ये हो जाएगा पॉइंट ई, यहाँ पर ये पॉइंट एफ, यहाँ पर ये पॉइंट जी, यहाँ पर ये पॉइंट एच। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है +J, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है -J। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग जो पोल है वो -2 पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो पोल है वो -2 पर लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर QS प्लेन कंसीडर करें तो जो QS प्लेन हमें जो मिलेंगी, QS प्लेन के लिए जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो होगा 1/s+2। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोल है वो है -2 पर, s इज इक्वल टू -2, पोल इज एट -2, हैंस जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा QS प्लेन पर वो हमें मिल जाएगा 1/s+2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये s की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है QS 1/s+2 यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो a के जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर उसको हम लोग कंसिडर करें, a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ये है -4, -2, -1, ये +J और यहाँ पर ये -J। अगर हम लोग a के कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करें तो जो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -4 और +J। a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -4 +J, जो कि बराबर में होगा s के। तो जो s होगा वो होगा -4 +J। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया s, यहाँ पर हमने कंसिडर किया Q ऑफ s, जो कि बराबर में होगा 1/s+2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया a का जो वर्टाइस है, a का जो वो है कोऑर्डिनेट्स हमने डिस्कस किया वो है -4 +J, जो कि बराबर में होगा s के। तो यहाँ पर ये जो s होगा वो बराबर में होगा -4 +J। तो ये जो s की जो वैल्यू है वो है -4 +J, जिसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे Q ऑफ s इज इक्वल टू 1/s+2। हमें मैपिंग करना है तो s की जगह हम लोग पुट कर देंगे -4 +J। तो s की जगह हमने पुट कर दिया -4 +J, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा +2। तो हमें मिल जाएगा 1/-2 +J। अभी इसको हम लोग कैलकुलेटर से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 0.4 एट एन एंगल -153 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.4 एट एन एंगल -153 डिग्री। सिमिलरली अगर b के वर्टी से b के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करें, तो -2 +J। तो b के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए -2 +J, जो कि एक्जैक्टली बराबर में हो गया s के। तो जो s होगा वो होगा -2 +J। सिमिलरली जो s की जो यहाँ पर ये जो s है वो -2 +J के बराबर में, तो s को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -2 +J +2, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 1 एट एन एंगल -90 डिग्री। सिमिलरली c के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करें तो जो c का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा +J और -1। तो जो c का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1 +J, जो कि बराबर में होगा s के। तो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू -1 +J। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें जो s की जो वैल्यू है -1 +J, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.7 एट एन एंगल -45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया d के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करें तो जो d का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा -1 +J0। d का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1 +J0, जो कि बराबर में होगा s के।
तो एस होगा -1 + j0। तो ये जो एस की जो वैल्यू है -1 + j0 उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे -1 + j0, तो हमें मिल जाएगा 1 एट एन एंगल 0 डिग्री। सिमिलरली ये पूरा जो टेबल होगा उसको हम लोग फिलअप करेंगे कुछ इस तरीके से। ई के हम लोग कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे जो कि बराबर में होगा एस के, तो हमें मिल जाएगा -1 - j। अगर ई का कोऑर्डिनेट कंसीडर करें तो जो ई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा -j जो कि बराबर में होगा एस के। तो एस होगा -1 - j और ये जो एस की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे -1 - j। तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग अगर उसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 0.7 एट एन एंगल 45 डिग्री। सिमिलरली हम लोग पूरे टेबल को फिल करेंगे कुछ इस तरीके से और एट दी लास्ट हमें मिलेगा 0.4। एस के लिए हमें सेम मिलेगा, ए के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा जैसे कि हमें स्टार्टिंग में मिला था जो कि है -4 + j जो कि एस के बराबर में। तो जो एस की जो वैल्यू होगी यहाँ पर पुट करेंगे हमें मिलेगा 0.4 एट एन एंगल -153 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से जो टेबल होगा उसको हम लोग फिल करेंगे। अभी हम लोग करने वाले मैपिंग। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है QS प्लेन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है QS प्लेन, यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया रियल एक्सिस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला ये होगा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट ए के लिए आपको मिल रहा है QS प्लेन के लिए 0.4 एट एन एंगल -153 डिग्री। अगर आपको यहाँ पर पता हो, यहाँ पर ये वाली एक्सिस होती है, यहाँ पर हम लोग ये वाली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, यहाँ पर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो हम लोग कंसिडर करते हैं नेगेटिव एंगल। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करते हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, सॉरी फॉर दैट, अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो उस केस में हम लोग जो एंगल कंसिडर करते हैं वो होता है नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल होता है और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करते हैं या फिर सर्कुलर मोशन कवर करते हैं तो उस केस में हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव एंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लॉकवाइज अगर हम लोग घूमें तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो होगा -90 डिग्री, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा -90 डिग्री। यहाँ पर ये वाली एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल होगा वो होगा -180 डिग्री, ये वाली एक्सिस के अलॉन्ग -270 डिग्री, यहाँ पर -360 डिग्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली एक्सिस के लिए जो एंगल होगा वो होगा -90 डिग्री। तो जो पॉइंट ए है वो है -153 डिग्री के एंगल पे, पॉइंट ए -153 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पर ये होगा पॉइंट ए, ये होगा पॉइंट ए। यहाँ पर हमने रफ एग्जाम्पल कंसिडर किया है नाइक्विस्ट प्लॉट को समझने के लिए। यहाँ पर हमने पॉइंट ए कंसिडर किया है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा -153 डिग्री। सिमिलरली पॉइंट बी पर जो एंगल होगा वो होगा -90 डिग्री, मतलब एक्सिस पर लाई करेंगे। पॉइंट बी पर जो एंगल होगा वो होगा -90 डिग्री। सिमिलरली पॉइंट सी पर अगर हम लोग एंगल देखें, पॉइंट सी के लिए जो एंगल होगा वो कितना होगा -45 डिग्री। तो पॉइंट सी के लिए जो एंगल होगा वो होगा -45 डिग्री। यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो होगा -45 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें तो जो लाइन होगी वो होगी -45 डिग्री की लाइन। तो जो पॉइंट सी होगा वो होगा -45 डिग्री के एंगल पर। सिमिलरली पॉइंट डी को अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो पॉइंट डी होगा वो होगा 0 डिग्री के एंगल पर। तो जो पॉइंट डी है वो है 0 डिग्री के एंगल पर। सिमिलरली अभी अगर हम लोग फाइंड आउट करें पॉइंट एच, तो पॉइंट एच, तो जो पॉइंट एच है वो है 180 डिग्री के एंगल पर। तो जो पॉइंट एच है वो है 180 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जितने भी जो पॉइंट्स है अगर उसको हम लोग कनेक्ट करें एक लाइन के हेल्प से, तो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया एक लाइन के हेल्प से सारे के सारे पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर हमें कंसिडर करना है इंसर्कलमेंट। सिमिलरली अभी हम लोग ये जो हमने जो लाइन जो ड्रॉ करी है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से हमने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है, अभी उसको हम लोग यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। उसको हम लोग मिरर इमेज कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक इंसर्कलमेंट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंसर्कलमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इंसर्कलमेंट हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पर हो रहा है, इंसर्कलमेंट हो रहा है, ओरिजिन का इंसर्कलमेंट हो रहा है। ओरिजिन का इंसर्कलमेंट क्यों हो रहा है, ओरिजिन का इंसर्कलमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम लोग देखें कंटूर में एक पोल एनक्लोज्ड है, ये कंटूर में एक पोल एनक्लोज्ड है जिसके वजह से क्या हो रहा है, ओरिजिन का इंसर्कलमेंट हो रहा है। और इंसर्कलमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। इंसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा क्योंकि जो कंटूर का जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। तो जो इंसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमने प्लॉट किया, हमने नाइक्विस्ट प्लॉट यहाँ पर हमने प्लॉट किया।
तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। अब तक के हमने जो जो कॉन्सेप्ट सीखा था, कंटूर का मतलब क्या होता है, हम लोग प्लॉट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था। मैपिंग किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पर हमने देखा। यहाँ पर हमने जो किया है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैपिंग। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर दो पोल अगर एनक्लोज्ड होता है एक कंटूर में, तो उस केस में जो इनसर्कलमेंट होगा वो होगा 2 बार। तो कुछ इस तरीके से 2 बार इनसर्कलमेंट होगा। इनसर्कलमेंट 2 बार होगा और जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। कंटूर का जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, तो जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज, जो कि ये एरो इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप। सिमिलरली हमने कंसिडर किया कंटूर में 3 पोल एनक्लोज्ड है। कंटूर में अगर 3 पोल अगर एनक्लोज्ड होता है तो उस केस में ओरिजिन का इनसर्कलमेंट तो होगा वो भी 3 बार। तो यहाँ पर ओरिजिन का इनसर्कलमेंट हो रहा है वो भी 3 बार, और जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, जो कि होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि जो कंटूर का जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कंटूर और कंटूर में एक भी ज़ीरो नहीं है। तो कंटूर में अगर एक भी ज़ीरो नहीं होता है, जो ज़ीरोज़ है आई मीन कंटूर में ना ही पोल है ना ही ज़ीरो है, पोल है मगर कंटूर में नहीं है, मगर जो पोल है वो RHS में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पोल अगर RHS में एग्जिस्ट करते हैं और कंटूर में अगर एक भी पोल और एक भी ज़ीरो नहीं होते हैं, तो उस केस में इनसर्कलमेंट तो होगा मगर ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं होगा। और जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा जो कि कंटूर का डायरेक्शन है। कंटूर का अगर हम लोग डायरेक्शन देखें क्लॉकवाइज है, तो जो इनसर्कलमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी होगा क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर पोल अगर कंटूर पर लाई करता है तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो पोल होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो पोल होता है वो कंटूर के अंदर लाई कर रहा है, मगर अगर पोल अगर कंटूर पर लाई करे या फिर जो कंटूर है वो पोल को अगर क्रॉस करे, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में क्या ओरिजिन का इनसर्कलमेंट होगा, किसका इनसर्कलमेंट होगा, उस केस में इनसर्कलमेंट एक्सिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि जो पोल है वो कंटूर पर लाई कर रहा है। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सेम एग्जाम्पल, मगर जो पोल है वो कंटूर पर लाई कर रहा है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये सेम एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है, ये सेम एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया है, मगर जो कंटूर है मगर जो पोल है वो कंटूर पर लाई कर रहा है। तो पोल कुछ इस तरीके से कंटूर पर लाई कर रहा है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एस के लिए वैल्यू निकालेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। जैसे कि हमने यहाँ पर जो किया था वो सेम हम लोग अभी यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो ABCDEFG हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ABCDEFGH सभी के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जो कि बराबर में हो गए S के, और वो जो S की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से एंगल्स मिलेंगे। अगर इसको हम लोग प्लॉट करें तो हमारा जो मैपिंग होगा, या फिर अगर हम लोग ये वैल्यूज़ को अगर हम लोग मैप करें QS प्लेन में, तो हमारी जो मैपिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो प्लॉट होगा QS प्लेन में वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके का प्लॉट मिल रहा है। यहाँ पर आपको इनसर्कलमेंट दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पर सबसे पहले इनसर्कलमेंट का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड रीजन या फिर बोल सकते हैं क्लोज्ड कर्व। अगर क्लोज्ड कर्व अगर हमें मिल रही है तो वो होगा इनसर्कलमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्लोज्ड कर्व तो दिखाई दे रही नहीं है, यहाँ पर हमें एक ओपन कर्व दिखाई दे रही है, हमें एक ओपन लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कोई इनसर्कलमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है, वेन एवर कंटूर इन एस प्लेन passes through the pole, then QS plot will remain open, or can say there will be no encirclement. There will be no encirclement. जब भी कंटूर में whenever कंटूर इन एस प्लेन, जब भी कंटूर एस प्लेन में पोल से पास होता है तो उस केस में जो QS प्लॉट होता है वो ओपन रहता है, या फिर बोल सकते हैं कोई इनसर्कलमेंट नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोल अगर कंटूर पर लाई करता है या फिर अगर कंटूर पोल को क्रॉस करते हुए आगे जाता है तो उस केस में कोई इनसर्कलमेंट नहीं होता है।